अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये मामला तो पॉस्को एक्ट का केस है, तो ये बहुत ही सीरियस है उनके लिए। और पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद अपने धार्मिक गुरु होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं या किसी राजनीतिज्ञ का वो प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहे हैं। आपको ये भी दिखाई दे जाएगा कि वो जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो रेलेवेंट हैं, इररिलेवेंट हैं, अभी के हैं, नहीं हैं, वो सारे मुद्दे उठाकर मिक्स कर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने हिंदुओं के पक्ष में बात उठाई, इसलिए ये सरकार जो हिंदुओं के पक्ष में कुछ काम नहीं कर रही थी वो ऐसा करने जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने बहुत ही अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत उल्टे सीधे और मोटिवेटेड इंटरव्यू बनवाने शुरू कर दिए हैं, छपवाने शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर वो चाहते हैं कि मैं एक प्रभाव डालूं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें कि सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हो गई है तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा, चाहे इनको जेल जाना पड़े या चाहे इनकी सज़ा हो, ये तो होना ही होना है। अब उससे बचने के लिए ये निरंतर रूप से जो एसपी थे उस ज़िले के, उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, मुझे फंसाने की साजिश में वो शामिल हो गए। उसके बाद वो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ एक विषय, अब एक नया इनकी टोकरी में विषय आ गया है जिसमें ये कह रहे हैं कि यूजीसी का जो सर्कुलर आया उसमें ब्राह्मण और ठाकुरों ने मेरा साथ दिया है और मैं उनके हक की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत ही गलत, बहुत घिनौनी बात है। एक धर्मगुरु के मुंह से ऐसी बातें निकलना अच्छा नहीं है और धर्मगुरु को ऐसी जातिवादी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को उकसा रहे हैं और वो एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ और मुख्यमंत्री महोदय एक राजपूत हैं तो वो मेरे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मणों को अपने साथ खड़ा करने की वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सब मुद्दे, इन सब से ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता उठी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इन सब मुद्दों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, फिर भी वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं और अपने जो चोला उन्होंने पहना हुआ है उस चोले की आड़ में वो एक बहुत धूर्ततापूर्वक, बहुत ही कुटिलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो ये जनता को भी पता है और सबको पता है कि इन्होंने ऐसा किया है, तभी जाकर इनके ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है। कानून की जांच चल रही है। अब कानूनी रूप से तो वो घिर चुके हैं, तो वो अपने आप को धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसी हालत में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई राहत कहीं से मिलेगी। उन्होंने पहले तो माघ मेले में भी पाखंड करने की कोशिश की, उसके बाद उस विषय को आगे बढ़ाया। अब जब इनका ये मसला आ गया सामने, इनको पता था कि ये मसला आएगा सामने और इन्होंने ये कृत्य किया हुआ है, इसलिए ये अपना विक्टिम कार्ड खेलने का, या जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में उसको एलिबाई बोलते हैं, कि एक शैम डिफेंस बनाने का कोशिश किया है इन्होंने और वो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जब कानूनी जांच होगी, गवाही होगी, तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इनके जो ये पैतरेबाजी है, जो धार्मिक पैतरेबाजी है, जिससे ये राजनीतिक रोटियां या तो खुद सेक रहे हैं या किसी की सिकवा रहे हैं, तो ये चलने वाली नहीं है। और जिस तरह की ये धर्म की आड़ में जिस तरह की बातें ये जात पात की करते हैं या दूसरी बातें करते हैं सामाजिक रूप से, वो इनको शोभा नहीं देता। हमारे धार्मिक गुरु ऐसे बिल्कुल नहीं है, हो सकते। और आप इनका इतिहास देखेंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि ये छल से शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, क्लेम करते हैं और पूरा पाखंड इन्होंने रचा हुआ, उसी पाखंड में ये अब अपने रचे पाखंड में ये खुद फंस गए हैं। तो अब इनके पास कोई डिफेंस नहीं है, ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं। अब जब कानूनी जांच होगी,
जब ट्रायल चलेगा केस का तो ये सारी बातें सामने खुलकर आ जाएंगी। जब गवाही में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, सारी एविडेंस आ जाएगी। अभी तो मेडिकल एविडेंस आई है, उसके बाद जो बाकी एविडेंस आ जाएगी तब इनके पास कहीं कुछ नहीं होगा। तो इनके पास, इन्होंने अपनी कुटिलता से ऐसा ही सोचा है कि वो ऐसी ही बातें करेंगे ताकि उनका एक डिफेंस बन सके, ताकि वो ये कह सके जब उनको सज़ा हो तो ये कह सकें कि मुझे ऐसा फंसाया गया, मुझे झूठी सज़ा दी गई। जो दूसरे धर्मगुरुओं ने किया है जैसा, वैसा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है और उसके बाद में आरोप सिद्ध होते हैं जांच में, तो मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? इसमें मैक्सिमम सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल और 20 साल तक की सज़ा है इस एक्ट के अंतर्गत। अब ये डिपेंड करता है, चूँकि ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर केस है, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की एविडेंस आती है। जो अभी लग रहा है उसके हिसाब से तो 7 साल की सज़ा इनकी बनती है। और जो मेडिकल एविडेंस अभी आई है उसमें पॉक्सो के बहुत ही सख्त जो कानून है उसके प्रावधान अट्रैक्ट होते हैं और उन प्रावधानों पर इनका डिफेंस चलेगा और शायद ये उसी का डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि हाल फिलहाल में या प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में ये जाकर पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से एक्टिव हो जाएं और खुलेआम राजनीति करें, भगवा धारण करके राजनीति करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये उसी की तैयारी में या उसी के कुचक्र में इन्होंने ये एक तरह से अपने धर्म गुरु होने का गलत फ़ायदा उठाते हुए ये एक तरह का कुचक्र शुरू किया है। और भारत की जनता ऐसे छल कपटी बाबाओं को बिल्कुल नहीं स्वीकार करती और इनका ये जो कलर है ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। ऐसा लगता है कि ये उतर जाएगा और उसके बाद जो इनका क्रिमिनल का रूप है वो सामने आ जाएगा, दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा और कानून के शिकंजे से कोई भी बाहर नहीं है। चाहे आप धर्मगुरु हों या आप राजनीतिक गुरु हों या आप कितने बड़े भी राजनीतिज्ञ हों, कोई बाहर नहीं जाता। कानून के सामने सभी लोग समान हैं। ये बात अलग है कि आप राजनीतिक रूप से या धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से आडंबर रचकर कुछ उस चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अपना एक फेक सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इनके साथ बहुत लंबा चल पाएगा। हालांकि ये कोशिश पूरी कर रहे हैं और चूँकि धर्मगुरु हैं तो इन्होंने इस चीज़ पे पारंगत हैं, इन्होंने पहले भी इस तरह के जो ऑफेंस किए हुए हैं, पहले से ये लिटिगेशन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उस लिटिगेशन का फ़ायदा ये उठा रहे हैं और जो इनको सलाह कानूनी रूप से मिली है उसके अनुसार ये चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका ये भी कहना है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है और लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं उनके खिलाफ, तो कह रहे हैं उसको वो षड्यंत्र सारा ये फंसाया जा रहा है झूठे केसों में। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उस पर जाँच बिठा दी जाती है और उसको अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। देखिए, ये बात तो बेबुनियादी बोल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा विपक्ष है जो बोलता है। विपक्ष के लीडर होते हैं, सोशल लीडर्स होते हैं। आप ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ भी लोग विपक्ष में बोलते हैं। तो उनके खिलाफ तो बीजेपी ने कहीं कोई षड्यंत्र नहीं किया है। इनको चूँकि ये बहुत प्रभुत्व वाले हैं, इनको पता था कि मैंने ये कृत्य किया हुआ है और इस कृत्य को दबाते दबाते अभी ये पोल पट्टी मेरी खुलने वाली है और मैं इसमें कहीं ना कहीं फंसूंगा। तो इन्होंने ये पैंतरेबाजी की है। ये इस चीज़ को कानूनी रूप से हम प्रीएम्प्शन कहते हैं कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जब मेडिकल रिपोर्ट अब आ गई है कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सरकार ने तो इनको नहीं कहा था या इनको फंसाने के लिए ऐसा कुछ किया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, बिना सिर पैर की है और कानूनी रूप से इनका कोई कहीं महत्व नहीं है। आप देखेंगे तो ये निरंतर रूप से ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जो चार्ज रिपोर्ट आएगी, जो चार्जशीट फाइल होगी,
उसी के अनुसार जो गवाहों ने बयान दिए हैं उसी के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है वो ये मानता है कि कानून का उल्लंघन किसने किया, तो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कानून का उल्लंघन किया है। अब कंप्लेंट करने वाला कौन है? अगर मान लीजिए मेरे ऊपर 20 मुकदमे 25 मुकदमे चल रहे हैं और मुझे रोड पर कोई पीट दे, तो क्या मैं उसको मुकदमे को दर्ज नहीं कराऊंगा? या पुलिस ये कहेगी कि तुम पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है तुम्हारी, तो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है और ये बहुत पहले ये सारी बातें बोल रहे हैं और जो ये बोल रहे हैं इसको कोर्ट भी संज्ञान में लेगी। ट्रायल कोर्ट में, चूँकि ट्रायल कोर्ट का काम है इन सारे फैक्टर्स को देखना समझना, तब जाकर एक जजमेंट देना, तो ये जजमेंट जब हो जाएगी तब आगे की कार्रवाई होगी। इसलिए अभी इसका कोई भी ठोस रूप से सुनी सुनाई बातों पर कोई ओपिनियन बनाना गलत है। हालांकि कानूनी रूप से ये है कि जो अगर मान लीजिए क्रिमिनल के साथ ही कोई क्राइम हुआ है तो वो क्राइम तो रजिस्टर होगा ही ना, क्राइम आगे चलेगा भी, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो हिस्ट्री है उससे कोई मतलब नहीं है क्राइम। क्या गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, गिरफ्तारी होने की संभावना पूरी है, कहीं कोई रोक नहीं है। और जिस तरह से मेडिकल आया है तो 7 साल की जब सज़ा इनके ऊपर लगेगी तो वो सेक्शन अलग होते हैं, उसमें गिरफ्तारी इनकी हो सकती है। क्योंकि 3 साल तक की सज़ा वालों को अरनेश कुमार की जजमेंट में छूट है तो गिरफ्तारी की तलवार तो इनके सिर पे लटक ही रही है और गिरफ्तारी होनी भी चाहिए। अच्छा, तो गिरफ्तारी के बाद बेल का क्या है? ऐसे केसेस में जनरली बेल तो मिलती नहीं है, क्योंकि जो विक्टिम है उसको आप टेम्पर कर सकते हैं, उसको धमका सकते हैं, एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में बेल जनरली मिलती नहीं है। अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं तो इनको बेल मिलेगी नहीं ट्रायल के दरमियान। और ये इनको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को पता है, कानून के समझने वाले हर आदमी को पता है जो सरकार जिसके ऊपर लेबल लगा है कि वो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, तो उन्होंने, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पर ये बात आप पहले भी नहीं बोल सकते थे, जो क्रिमिनल वहाँ पर जिनका इनकाउंटर हुआ है या जिनके साथ सरकार ने सख्ताई से पेश आई है, वो सब विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के रहे हैं लोग। वहाँ पर कानून का डंडा चला है, किसी जात विशेष का या किसी राज्य का विशेष का डंडा नहीं चला है। तो ऐसी बातें तो बिल्कुल बेसलेस है, एकदम गलत ढंग से फाइंडिंग करके ये बता रहे हैं। तो ये जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल ही इनके मतलब विपरीत जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को पूरी तरह से समझती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।